अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। और मैं सबसे पहले शुभकामनाएं को बधाई देना चाहता हूँ हमारे सुरेंद्र भटेजा जी को और हमारे महामंत्री संदीप वैष्णव जी और कोषाध्यक्ष तरुण भाटिया जी। वैसे तो होली के मौके पर सभी तरुण हो जाते हैं, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जब नाम में तरुण हो तो जीवन भर ताजगी का आनंद रहता है। तो मैं आप तीनों को जो इस संस्था के स्तंभ है, जो नींव के पत्थर है, उन्हें मैं नमन करता हूँ। दीप प्रज्वलन अभी हमारे भाई दाऊदयाल अग्रवाल जी और श्री राजकुमार भगत के कर कमलों से दीप प्रज्वलन हुआ और ये हमारे कवि सम्मेलनों की परंपरा होती है कि हम पहले दीप प्रज्वलन करते हैं, उसके बाद हम माँ शारदा की वंदना करते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं मनोज अग्रवाल जी और यशपाल मकर जी। मैं चाहता हूँ कि मैं जो नाम ले रहा हूँ उन नामों के स्वागत के लिए आप सबके साथ साथ मंच पर बैठे मेरे कवि मित्र भी तालियां बजाएं। मनोज अग्रवाल जी, यशपाल मकर जी, वीरेंद्र चड्ढा जी और सुनील अग्रवाल। तो मैं आपकी समस्त कार्यकारिणी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मित्रों, इस कोरोना काल में लोग बहुत डरे हुए थे और सबसे ज्यादा डर किससे था? पुलिस से था। पुलिस से डर क्यों था? कि भाई साहब बेसन लेने बाहर निकले और सूजी लेके आ गए। ऐसा भी हुआ तो बड़ी दिक्कत हुई, बहुत समस्याएं हम सबको। और वैसे एक चीज बताया साहब, अगर किसी को हो भी गया कोरोना तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को भी कोरोना के बारे में उतना ही पता है जितना सोनिया गांधी को हिंदी के बारे में। अभी धीरे धीरे आपके हाथ खुलेंगे और देखो, हम तो दिल्ली से आए हुए, जगह जगह कई देशों से आए हुए, मेरठ से हमारे भाई विमल गौड़ जी आए हुए। कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारे 9 कवि और 2 कवि विराजमान हैं। हम तो अपना काव्य पाठ करके यहाँ से 2 तो 11 हो जाएंगे, आप सबका आशीर्वाद लेकर के इस टीम के लिए। और आप अपने लिए एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाएं। मैं 4 पंक्तियां होली की शुभकामनाएं की आपको देता हूं और मां सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं सीमा डोभाल जी, जो आपकी अपने आंगन की तुलसी है और दिल्ली में जिन्होंने धूम मचा रखी है अपनी कविताओं से। तो मैं 4 पंक्तियां होली की शुभकामनाओं की आपको देता हूं और चौथी पंक्ति यदि आपको लगे, आपके दिल को छू जाए, आपको लगे कि हाँ एक बात यहाँ आपके बेटे ने अच्छी कह दी, कैसी होली हमें मनानी चाहिए कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे रंग चढ़े। चौथी पंक्ति पर आप सबके हाथ अपने आप खुलेंगे कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे रंग चढ़े, वैर भाव को भूल सके हम, ऐसी ही कुछ भंग चढ़े, जाति धर्म के तौर तरीके अलग अलग अपने, लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत माता रंग चढ़े। सबसे पहले दिल पर भारत माता रंग चढ़े, सबसे पहले दिल पर भारत माता। तो मैं चाहता हूं कि मां सरस्वती की वंदना से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सीमा डोभाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि मैं मां शारदा के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित करें। आप सब मिलकर के जोरदार तालियां सीमा जी के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। माँ शारदा को मेरा प्रणाम, समृद्ध मंच को मेरा नमन, उपस्थित समस्त बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों के लिए हमेशा वात्सल्य की धारा प्रवाहित रहे, यही मेरी कामना है। कार्यक्रम के आरंभ में माँ बीड़ा पाणी के चरणों में आराधना के सुमन अर्पित करती हूँ।
शब्दों की झंकार दे, शार दे माँ शार दे, अज्ञानता से तार दे। श्वेत वर्णी कमल नयनी है मातु हंसासिनी। श्वेत वर्णी कमल नयनी है मातु हंसासिनी। ज्ञान की देवी है मातु, है स्वरों की दायिनी। उनको मेरे भी सजा के, उनको मेरे भी सजा के, वाणी को श्रृंगार दे। उनको मेरे भी सजा के, वाणी को श्रृंगार दे। शार दे माँ शार दे, अज्ञानता से तार दे। माँ तू ही हृदय में मेरे शुद्ध भाव घोलती। माँ तू ही हृदय में मेरे शुद्ध भाव घोलती। ज्ञान अंजन की शलाका से उड़ के पट खोलती। अंजन की शलाका से उड़ के पट खोलती। नित करूं मैं ध्यान तेरा, ऐसा तू वरदान दे। शार दे माँ शार दे, अज्ञानता से तार दे। शार दे माँ शार दे, अज्ञानता से तार दे। जी हेलो। इतनी क्विक सर्विस जो मैंने हरिद्वार में देखी भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, लेकिन इतनी बढ़िया स्विस सर्विस मैं आपकी सर्विस पर नमन करता हूँ, पूरे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर नमन करता हूँ। मुझे लगता है कि लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना चाहिए, पूरे जो डिस्ट्रीब्यूशन क्लब है उसे मिलना चाहिए। और मित्रों देखो, एक नर्सिंग होम के बाहर लिखी हुई दो पंक्तियां मुझे याद आती है कि हंस बोलकर दिल खोल लेते यदि यारों के साथ। हंस बोलकर दिल खोल लेते यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। तो दो ही चीजें हैं, जितना हंसना चाहो हंसो, और अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो हंसने में, आपको लगे भाभी जी बाद में पूछेंगी, वहां जाकर तो बड़ा हंस रहे थे, घर में ही सूखे रहते हो, अगर ऐसी कोई संभावना हो तो देखो मेरे पास कुछ मास्क है, मैं घर से लेके आया था, मैं आपको एक एक मास्क दे सकता हूँ। मास्क लगा फिर कोट पे छाड़ रहा है, अपना खुल के हंसो और खुल के ताली बजाओ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी रामदेव ने कहा है, बाबा रामदेव ने कहा है, जो व्यक्ति लगातार 3 मिनट तक ताली बजाता है उसको कभी अटैक नहीं पड़ता। मेरे एक मित्र ताली नहीं बजाते थे, उनको अटैक पड़ गया, संदीप जी मेरे पास आए, ठीक है वजह हमारी वजह टिक नहीं रहा, बार बार झूठ जाता है, हाँ ऐसे लगता है, कोई बात नहीं, हमारे पास सारे रिकॉर्ड बिल्कुल बिल्कुल ये माइक का ही काम था जी। नहीं, ये कवित्रियाँ दो इसी नहीं लाता हूँ, कोई दिक्कत होगी ना अपने पल्लू से बांध लेंगे, इसको हिलने भी नहीं देंगे, मुझे पता है इनकी योग्यता पर मुझे पूरा विश्वास है। अब हो गया ना ठीक है, हमने अच्छे अच्छे ठीक
जी जी बेटा। तो एक बार आप सबसे निवेदन है कि जो मोबाइल नामक यंत्र है ना, इसे एक बार आप वाइब्रेशन पे कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब कोई स्टेटस सिंबल हो रहा है। एक समय था हम मोबाइल को यहाँ बाहर रखता के दिखाते थे, रिश्ता भी अच्छा होता था, लेकिन इस मोबाइल के कारण बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ समाप्त हो गई। आप तो पता नहीं किस किस चीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आप ईमानदारी से बताना जो चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस मोबाइल के कारण घड़ी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कैमरा खत्म, पेन खत्म, डायरी खत्म, आदमी का सुख चैन खत्म, और अगर किसी के मोबाइल का पासवर्ड उसकी लुगाई के हाथ लग जाए तो आदमी खत्म। तो भाई साहब ये बीमारी पाल रखी है। तो मैं तो भाई साहब देखता हूँ भिखारी भी मोबाइल लेके बैठे। वो भिखारी ने सिक्का लेके मैडम से कहा, भिखारी ने सिक्का लेके मैडम से कहा, मैडम आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैडम बोली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो है कुछ जानी पहचानी। तो भिखारी बोला, मैडम बिल्कुल ध्यान मत दीजिए हमारे धंधे या हमारे लुक पे। मैडम बिल्कुल ध्यान मत दीजिए हमारे धंधे या हमारे लुक पे। अरे हम तो कितने दिन से फ्रेंड है फेसबुक पे, अरे हम तो कितने दिन से फ्रेंड है फेसबुक पे। मैंने तो भाई साहब भिखारी को 10 रुपए दिए। बोला बाबूजी ये क्या, पिछले चौराहे के भिखारी को 10 रुपए और मुझे 1 रुपया पकड़ाया है। मैंने कहा बेटा तुझे कैसे पता? बोला देखो बाबूजी SMS आया। तो भाई साहब संदीप जी, एक भिखारी की दुआएं सुन के मैंने अपने माथों पीट लिया। भिखारी बोला यूं हिमाकत की नजर से ना देख, एक दिन ब्यूटी क्रीम लगा के अपना चेहरा भी गोरा होगा, अपने हाथ में भी ISI ब्रांडेड कटोरा होगा, निकाल जेब से करारा सा नोट और ले ले मेरी दुआ, जा तेरे घर भी मेरे जैसा छोरा होगा। ऐसा बहुत ऐसी स्थिति है। मैं आपको ताली की बात बता रहा था। बाबा रामदेव ने कहा कि जो व्यक्ति लगातार 3 मिनट तक ताली बजाता उसको कभी अटैक नहीं पड़ता। मेरे मित्र ताली नहीं बजाते तो उसको अटैक पड़ गया। मेरे पास फोन आया, भतीजा जी क्या अटैक पड़ गया, क्या करूँ? मैंने कहा फटाफट दिल्ली आ। उसके बच्चे दिल्ली ले आए। मैंने एक अपने हार्ट सर्जन को फोन किया, उसने आके चेक किया, बोला इसकी तो सारी नसें बंद है, इसकी तो बाईपास करनी पड़ेगी। मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे? बोला जी बड़े हॉस्पिटल में तो बहुत पैसे लगते हैं, आपका मित्र है 50,000 में निपटा दूंगा। उस व्यक्ति को यकीन ही नहीं हुआ। बोला 50,000 में बाईपास? अरे एक मरवा तो नहीं देगा, मुझे तो कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बताओ। मैंने कहा दिल्ली के सबसे बड़े अपोलो हॉस्पिटल में ले आओ। उसके बच्चे अपोलो में ले गए। वहाँ खूबसूरत हॉस्पिटल, खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट। मुझे पूछा जी कितना खर्चा आएगा? सर हमारा 2.5 लाख का पैकेज है, रूम रेंट, OT, मेडिसिन एवरीथिंग मुझे इंक्लूड। हाँ बच्चों यहाँ तसल्ली हो गई, यहाँ करवा दो। उन्होंने पहले 2.5 लाख जमा करा ली। अगले को लेके ऑपरेशन टेबल पे, ऑपरेशन टेबल पे उसकी फाइन में पड़ गई। राम राम हो गया उसको। जब उसके बच्चे बॉडी लेके आ रहे थे, सामने वही डॉक्टर टकरा गया। डॉक्टर ने उसके बच्चों से पूछा क्या हुआ? बच्चे बोले हम तो लुट गए, अरे हम तो बर्बाद हो गए, अरे हमारे तो 2.5 लाख भी गए और हमारे तो आदमी भी गया। डॉक्टर बोला देखा मैं यही काम 50,000 में नहीं कर रहा था। देखो मैं तो आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, आपको सुंदर टिकाऊ बढ़िया कवि सम्मेलन करवाना हो, सस्ता सुंदर टिकाऊ, तो भतीजा जी है, संदीप जी है, सब हमारे जो है इनसे आप संपर्क कीजिए। 2.5 लाख वाला काम 50,000 करवाने की क्षमता रखते हैं। एक बार इनके जोरदार ताली। ये सब हिंदुस्तान के चोटी की कवि, ये सब हिंदुस्तान के चोटी की कवि, एक ही गाया, एक ही चोटी। ये सब हिंदुस्तान की चोटी की चोटी की जगह गाया है। और सबसे लोग पूछते हैं आपके बच्चे कितने, और इनसे पूछते हैं कि चौबे जी आपके बाल बचे ही कितनी? अच्छा इस चांद की वजह से नहीं, करवा चौथ को सारा दिन टोपी लगानी पड़ती है, कभी घरवाली इस चांद को देख के बर्तन तोड़ दे। दरअसल किसी भी आदमी के सिर पे 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो आदमी पीछे चौपे हो जाते हैं। ऐसी है बस, इसमें बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। सुबह मुंह धोते टाइम ये नहीं पता लगता कहाँ तक धोना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, क्रिकेट का और आम व्यक्ति का संबंध बताता हूँ।
क्रिकेट में खिलाड़ी टोपी पहन के खेलते हैं, पहले ये भी लगाते थे, बाद में घरवाली उतार दी, बोले लाइन मारने के चक्कर में टोपी लगाते हो क्या? तो क्रिकेट में खिलाड़ी टोपी पहन के खेलते हैं, लेकिन आम जिंदगी में आदमी स्कूटर मोटरसाइकिल भी बिना हेलमेट के चलाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है कि क्रिकेट में छक्के की कितनी इज्जत है और आम जिंदगी में छक्के सड़कों पर तालियां बजाते घूमते रहो, कोई इज्जत नहीं। और कवियों को तो वरदान मिला हुआ है, जो हमारी कविताओं पर ताली नहीं बजाती, हो सकता है उन्हें अगले जन्म में घर घर जाके बजाने पड़े। तो अपन तो अगले जन्म का भरोसा क्यों, जो काम इस जन्म में निपट जाए बढ़िया क्यों निपटे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है, और पहले कवि की भूमिका में 4 पंक्तियां रखता हूँ। भाई विजय चौबे हमारी ओपनिंग करेंगे आज के इस कवि सम्मेलन की। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के शीर्ष प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, कवि रूप में भी उन्हें विश्व विख्यात ख्याति प्राप्त थी। तब मैं 4 पंक्तियां चाहता हूँ, उनके मन में भी कहीं ना कहीं यही पंक्तियां गूंज रही थी जो हम सब कवियों के मन में है कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार। पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही, सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन 4 ही, और मोक्ष हम पाए न पाए चाहते केवल यही, जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार की, जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार की, जन्म भारत में मिले हम कवि बने। क्यों हम कवि बनना चाहते हैं, बार बार क्यों कवि बनना चाहते हैं? क्योंकि कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती, कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती, हंसाती है जो दूसरों को वो आंखें रो नहीं सकती, हंसाना ही खुदाई है, हंसाना ही इबादत है, हंसाने से बड़ी पूजा जहां में हो नहीं सकती, हंसाने से बड़ी पूजा जहां में हो नहीं सकती। हंसाने का काम करेंगे हमारे पहले कवि ओपनिंग बैट्समैन हमारे भाई विजय चौबे, दिल्ली से आते हैं, हास्य के जोरदार कवि, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें विजय चौबे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। भैया जयराम जी की भैया ध्यान रखना, पहला बैट्समैन पीछे से छक्का छक्का की आवाज कर रहे हो, ये नहीं बता रहे कि छक्का मारना है, खाली छक्का छक्का बता रहे भैया मैं क्या देख लिया मुझे। तो खैर आइए मैं शुरू करता हूँ। पहले साष्टांग दंडवत, हाँ आप आइए साहब, आप तो समय से आए हैं, हम ही थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे, खैर कोई बात नहीं। तो मैं पहले साष्टांग दंडवत करता हूँ भाई वाले भैया को, मेरी लाल रखो गिरधारी, आज के लिए मेरे गिरधारी आप ही हैं। और दूसरा साष्टांग करता हूँ मनोज ठाकुर जी को, जिन्होंने ये लगा रखा है तंबूरा सा, पिछली बार मुझे नहीं मिली थी, शायद मिल जाए। तो साहब पहली जलेबी आपने देखा होगा, हलवाई जब जलेबी बनाना शुरू करता है तो पहली जलेबी उठा के तंदूर में दे देता है, भट्टी में दे देता है। तो आज के हलवाई हमारे रसिक गुप्ता जी हमारे गुरु जी हैं, और आज की जलेबी आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपने पहली बार गंजी जलेबी देखी होगी। तो ये गंजी जलेबी है, बनने को तैयार है और भट्टी में डल चुकी है, देखिए क्या रंग दिखाती है। स्वागत जी। तो साहब ऐसा है कि हम पिछली बार भी आए थे, अब की आए, तो आते में रास्ते में रोक लिया किसी ने, एक बच्चा था सामने, रोक लिया हमें, रोक के पूछता जी आप यहीं आए हो? हम कहे जी। श्रोता हो? हम कहे नहीं। तो बोले फिर? मैंने कहा जी कवि हूँ। मैंने कहा कवि हूँ। भाई साहब छोटा बच्चा, वो उस समय का नहीं था, अब का था साहब। 2020 के बाद तो बस बच्चे नहीं हो रहे, बाप पैदा हो रहे हैं साहब। उसने देखते मुझे नीचे से ऊपर तक घूर के बोला आप कवि हो? मैंने कहा हाँ। आपके पिताजी? मैंने कहा वो भी कवि थे।
वो भी कवि थे, लेकिन तुझे क्या मतलब है तो बता तो सही। तो कहता नहीं मतलब कुछ नहीं है, मैं ये देख रहा हूँ कि बेवकूफ़ी शुरू कहाँ से हुई थी। तो साहब निपटा देते हैं, हम तो छोटे छोटे बच्चे निपटा देते हैं। अभी आया तो भाई साहब ने कहा कि भाई साहब आपके बाल पिछली बार से कम नहीं हुए। मैंने कहा जी कम तो हुए, मैंने पहले कहा था ना कि अकड़ा हुआ हूँ। तो सर वो नोचना तो अभी तक जारी है। विजय भाई, आप कह रहे हो पिछली बार से कम बाल हो गए, यहाँ हरिद्वार में जितने आते हैं ना बिल्कुल साफ बाल आते हैं। नहीं, मेरा वो अच्छी ज्यादा नहीं है, मेरा तो नोचा गया है। और नोचा गया कि मैं फिर बता देता हूँ, पिछली बार से फिर बता देता हूँ कि अकड़ा हुआ हूँ सारी मेरी लोच ले गई, कि अकड़ा हुआ हूँ सारी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, कि अकड़ा हुआ हूँ सारी मेरी लोच ले गई, वो बैठ के अकल में मेरी सोच ले गई, और कुछ ऐसा कर दिया है मेरी पत्नी प्यारी ने, कि कुछ ऐसा कर दिया है गोलू की मतारी ने, कि चुन चुन के बाल सारे मेरे नोच ले गई। तो नोचना तो अब तक जारी है और पता नहीं कब तक जारी है, अगली बार आऊँ तो शायद। तो ऐसा ही हुआ। तो आइए मैं आपको एक छंद सुनाता हूँ। आपने बड़े सवेरे सुने होंगे और आमतौर पे ओज के कवियों से सुनते हैं। ओज के कवि आएंगे आपके सामने आके कहेंगे, अरे पाकिस्तान, मैं हिमालय का देख लूँगा तेरे ऊपर। अरे भैया क्या जरूरत है पाकिस्तान को, राहुल गांधी है ना, छोड़ दो एक बार। साहब आते ही कहेंगे, पाकिस्तान, मैं तेरी जमीन के इंच इंच पे तिरंगा गाड़ दूंगा। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, मैंने कहा चल मैं भी चलता हूँ, लेकिन पहले ये बता इतने झंडे गाड़ने के लिए उतने डंडे कहाँ से लाया? ये जवाब नहीं मिला मुझे। बाकी मैं भी एक प्रयोग करता हूँ, मैं सवैया पढ़ता हूँ। एक सवैया देखिएगा कि सवैया है कि बोर भय बकलोल सखी मोसो झूठ ही प्रेम दिखाए रही है, कि भोर भोर भय बकलोल सखी मोसो पोल का पोल बजाए रही है, और खाट खड़ी कभी चिमटा कभी कभी बेलन भी दिखलाए रही है, और प्राण सुखाए लगाए डराए के कुंज के कोने में आप खड़े हैं, और छाड़त है नहीं प्राण कभी मोसो झूठ ही प्रेम दिखाए रही है, छाड़त है नहीं प्रेम सखी मोसो झूठ ही प्रेम दिखाए रही है। किसान जब तक कमा के लाता हूँ यहाँ से लेके जाता हूँ तब तक ही प्रेम है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं। स्वागत है। कि दाम सुदाम कमाए के लावत छीनत है सब राज दुलारी, कि ये सब आपके साथ भी होता होगा, बस हिम्मत इतनी है कि मैं कह ले रहा हूँ कि दाम सुदाम कमाए के लावत छीनत है सब राज दुलारी, और कैसो विवाह करो मेरी अम्मा कि डाल गई घर फांस बीमारी, और हे ससुराल के जंतु बचाओ के गारत है कन्हैया ये तुम्हारी, और खाट के नीचे से खींचनी करत ताड़त मारत है सुकुमारी, खाट के नीचे से खींचनी करत ताड़त मारत है सुकुमारी। साहब बहुत सही है, मैं यही सुनाना चाहता था, तो आप तक पहुंच रही है बात, इसकी खुशी है। और आइए मैं इसी से मिलता जुलता एक सवैया और पेश करता हूँ कि काम कछु जब होते नहीं तब बैठ के पोल का पोल बजावे, और लाग लपेट बनाए सुझाएंगे जन जन को यह बात
शायद फौज वाले लोग आए तो सुनाए, मैं भी उसको सुना देता हूँ आपको उनसे पहले कि प्रचंड चंड चांद पर विराजमान बाल है। हाँ, ये चौबे जी ना इंसाफी है, ये पढ़ते वक्त जो यूं पढ़ करते हो ना वो कि प्रचंड चंड चांद पर विराजमान बाल है, ललाट लाल काल सा सपाट क्षुब्ध भाल है। विराजती जो कुंज में जो नोच लेती बाल को, विराजती जो कुंज में जो नोच लेती बाल को, उजाड़ती है केश को, कमाल है, कमाल है। वो कामनी कहो कमाल कर रही है क्यों, वो कामनी कहो कमाल कर रही है क्यों, सफेद बाल पर भला बवाल कर रही है क्यों, न रोटियां पका सकी हमें पका के रख दिया, न रोटियां पका सकी हमें पका के रख दिया, तो चढ़ के मेरे चांद पर बवाल कर रही है, वो चढ़ के मेरे चांद पर बवाल कर रही है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया विजय चौबे जी ने काव्य पाठ की। लॉकडाउन चला, कविताएं किसी ने सुनी तो ये तो ठहरे पंडित जी, तो इन्होंने ज्योतिष और वास्तु में डिप्लोमा लिया हुआ है, तो इन्होंने सोचा चलो थोड़े दिन उसी का काम करो। एक इनके एक मित्र ने बुलाया, बोले जी हमें हैंडपंप लगवाना है खेत में, आप तो आचार्य हैं, वास्तु के हिसाब से बताइए कि कहाँ हैंडपंप लगाएं जो मीठा पानी निकलेगा। अब ये गए, इन्होंने खेत का मुआयना किया सारे का, और चौबे जी ने एक स्थान पर जाकर कहा यहाँ हैंडपंप लगाओ, यहाँ वास्तु के हिसाब से मीठा पानी निकलेगा। अब जो हमारे उनके मित्र थे वो जाट थे, उन्होंने कहा हैंडपंप का धन्यवाद, आपने हैंडपंप का सुझाव दिया, लेकिन आपको भोजन करके जाना पड़ेगा, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। चौबे जी उनके साथ भोजन करने चले गए घर पे। उसने अपनी पत्नी को आदेश दिया चौबे जी के लिए बढ़िया से बढ़िया थाली लगाई जाए, और पंडित व्यक्ति को, ब्राह्मण व्यक्ति को घी पूरा विशेष प्रिय होता है, तो इनके लिए घी पूरा की व्यवस्था भी थाली में की जाए। अब जब भोजन आया तो उसमें बुरा थी, घी गाया, तो चौबे जी ने अपने मित्र को कहा घी तो इसमें है ही नहीं, आपके आदेश का पालन नहीं हुआ। तो वो जाट महोदय अंदर गए, अपनी पत्नी से कहा कि तेरे को कहा था इसमें घी डाल दियो, इसमें घी तो डाला नहीं। तो पत्नी ने कहा कि घी नीचे है, मैंने ऊपर से पूरा डाल दी, वो घी नीचे से ढक गया है। अब भाई साहब वो वापिस आए और उन्होंने जो चौबे जी से एक बात कही, बोला चौबे जी आपको 100 फुट नीचे का पानी दिखाई दे गया, 1 इंच नीचे का घी नहीं दिखाई दिया। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है इस लॉकडाउन में हुआ कि दुष्ट चीन से कोरोना की धूल भरी आंधी आई, दुष्ट चीन से कोरोना की धूल भरी आंधी आई, दुष्ट चीन से कोरोना की फंसी धूल भरी आंधी आई, मजदूरी करने आए जो फंसे हुए अपने भाई, हंसते गाते कुछ ही दिन में संकट ये टल जाएगा, जीवन को फिर महका देगी खुशियों वाली कुर्बानी। अरे खुशियों वाली कुर्बानी, जीवन को फिर महका देगी खुशियों वाली कुर्बानी। और मित्रों लॉकडाउन की बात, अब चौबे साहब लीड रोल में तो जरा पहलवानी लगते हैं तो ब्राह्मण, लेकिन तो एक दिन चले गए ढाबे, बोले फटाफट 5 रोटी पैक कर दी। अब ढाबे वाला लगा हुआ अपना बनाने में, फिर 2 मिनट के बाद फिर चौबे जी ने कहा बेहतर को सुनाई देता, मैंने कहा 5 रोटी जल्दी पैक कर। अब ढाबे वाला फिर लगा हुआ, जब तीसरी बार इन्होंने दहाड़ के कहा अबे तू सुन रहा नहीं सुन रहा, 3 बार कह चुका तेरे को रोटी पैक कर दे, 5 रोटी पहले नहीं पैक कर दे, पहले नहीं पैक कर दे। अब उसका स्वाद सुनना भाई साहब, वो ढाबे वाला जो तंदूर वाला लगा रहा था बोला बात सुनो, अगर इतने बड़े बदमाश होते ना तो घरवाड़ी से सिखवा लेते, यहाँ नहीं लगे हुए सबके घर के आगे पता मुझे क्या हो रही है। तो लॉकडाउन में ऐसी स्थितियां हुई। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और एक ओजस्वी कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ, और नाम होता है भाई संजय शाह, बहुत ओजस्वी कवि हैं। 4 पंक्तियों से मैं संजय जी को आमंत्रित करता हूँ कि भारत का कण कण जन्नत है। चौथी पंक्ति पर जो तालियां बजे आप सबकी, वो संजय शाह के लिए बजे कि भारत का कण कण जन्नत है, भारत का कण कण जन्नत है, एक नजर तुम करो जरा, किसी कसौटी पर भी कस लो, 24 कैरेट शुद्ध खरा, रंग सैकड़ों चमके
रंग सैकड़ों चमके दमके रंग बिरंगी दुनिया में तीन रंग बस मुझको भाते, केसरिया सन श्वेत हरा। तीन रंग बस मुझको भाते, केसरिया सन श्वेत हरा। जोरदार तालियां भाई संजय शाह। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। माँ शारदा को नमन करता हूँ, वाह पावन मंच को नमन करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। और इतने अच्छे श्रोता मैंने पूरे कोरोना काल के बाद ही देखे हैं। वाह एक बार आप सब अपने लिए ताली बजाइए। और ये हर्षोल्लास का त्योहार है, तो आइए चार पंक्तियां कि सबके ही चेहरे पे लगा है गुलाल आज, नीला नीला पीला पीला हरा भी कमाल है। अब गांव गांव गली गली झूम रहा हर कोई, जहां देखो वहां आज मचता धमाल है। अब भंग के नशे में कोई कोई प्रीत के नशे में, भंग के नशे में कोई कोई प्रीत के नशे में, जहां देखो वहां आज मचता धमाल है। कोई रंगे जोरा जोरी, कोई प्यार से रंगा ले, रंगा हुआ दिखता हमें तो हर गाल है, रंगा हुआ दिखता हमें तो हर गाल है। कि घोट के भंग चढ़ा के साजन, घोट के भंग चढ़ा के साजन, जी कितना तड़पाते हो, रंग दी मोरी कोरी चुनरिया फिर भी बाज न आते हो, रंग दी मोरी कोरी चुनरिया फिर भी बाज न आते हो। और मस्ती का त्योहार है, तो मस्ती के साथ गाइए मेरे साथ कि कर लो रंगों की बौछार, होली खेलो रसिया, कर लो रंगों की बौछार, होली खेलो रसिया, आया रंगों का त्योहार, होली खेलो रसिया। अब की होली लेकर के कैसी सौगात है आई, अब की होली लेकर के कैसी सौगात है आई। कहे सोनिया हाय रे मैंने कैसी
घर में बच्चे इसके चार होली खेलो आई फागुन बहार होली। और एक जवाब मेरा भी, और एक जवाब मेरा भी, और लोग पठान में पांचवा भी तैयार होली खेलो रसिया। आइए एक बार मंजूरी के लिए बता लीजिए मुझे और बजा दीजिए एक मिनट बजा दीजिए। और आइए गुरुजी ने जैसा कहा कि रोज का कभी होता हूँ तो आइए पेन ड्राइव चेंज करता हूँ, कभी नरम क्या गर्म नहीं करता हूँ। इन्हें लिखता है विनोद भैया कि वतन के वास्ते जीता वतन की आन लिखता हूँ, वतन के वास्ते जीता वतन की आन लिखता हूँ, अंधेरों पर सदा में शब्द से दिनमान लिखता हूँ, जो सोचे भी तिरंगे के लिए अपमान की बातें पकड़ कर मस्तकों पर उनके हिंदुस्तान लिखता हूँ, पकड़ कर मस्तकों पर उनके हिंदुस्तान लिखता हूँ। और हमारे भी युवा बैठी है, हमारे देश का युवा कैसा होना चाहिए, मैं 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ कि भुजाओं में वो ताकत हो लगे शमशीर जिंदा है, भुजाओं में वो ताकत हो लगे शमशीर जिंदा है, कुचल दो दुश्मनों को यूं लगे रणवीर जिंदा है, भरो नवजोश जंजल में सदा जय हिंद की गाओ, युवाओं तुमसे ही देश की तकदीर जिंदा है, युवाओं तुमसे ही देश की तकदीर जिंदा है। और मित्रों कुछ दिनों में पूरी दुनिया में एक ही संदेश किया है और वो क्या क्या है सुनिएगा कि बढ़ाए पांव जो दुश्मन वहीं पर रोक देंगे हम। याद होगा आपको सर्जिकल स्ट्राइक कि बढ़ाए पांव जो दुश्मन वहीं पर रोक देंगे हम, वतन के वास्ते सर्वस्व अपना छोड़ देंगे हम, भारत के सैनिक का है 56 इंच का सीना, करेंगे सर्जिकल घर में घुस के ठोक देंगे हम, करेंगे सर्जिकल घर में घुस के जिंदाबाद। और आइए यहाँ मातृशक्ति बैठी है, मैं 4 पंक्ति अपनी मातृशक्ति के लिए पढ़ना चाहता हूँ कि हमारी बेटियां हैं क्या, कि माँ से स्वच्छ आचरण सीखती हैं बेटियां तो, माँ से स्वच्छ आचरण सीखती हैं बेटियां तो, पिताजी की शान बन बढ़ती हैं बेटियां, पन्ना धाए कभी कभी पढ़ाड़ी रानियां, बलिदान देश पे तो चढ़ती हैं बेटियां, और देश के विकास का ही सपना संजोए हुए सेनाओं में जाके अब लड़ती हैं बेटियां, खेल का मैदान हो या जंग का मैदान यहाँ नित्य नए इतिहास गढ़ती है बेटियां, नित्य नए इतिहास गढ़ती है बेटियां। और क्या कहती हैं बेटियां कि पूर्णिमा के चांद जैसी अंधकार चीर कर रोशनी की पुंज आसमान बनी बेटियां, माँ की लोरियों से मीठी मीठी सुख देती कभी आके गोद बैठ मुस्कान बनी बेटियां, आजादी लड़ाई में भी किया कुर्बान सब रच इतिहास पहचान बनी बेटियां, धर्म काली महाकाली और भवानी का पापियों के मौत का समान बनी बेटियां, जोड़ा ताली बजाने चली बेटियां। बहुत बढ़िया। और क्या देखता हूं मैं इस देश में कि जब भी मैं इतिहास पे नजर डालता हूं नेताजी सुभाष की जवानी दिख जाती है, भारत में देखता हूं सिंह के समान वीर भगत सिंह शौर्य की कहानी दिख जाती है, अब भारत की आजादी में योगदान नारियों का मुझको तो यहाँ झांसी रानी दिख जाती है, अब बढ़ता है जब जब पापियों का पाप यहाँ उनके विनाश को भवानी दिख जाते हैं, उनके विनाश को भवानी दिख जाते हैं। जय हिंद जय भारत। संजय भाई ने कमाल कर दिया। किसी के हिस्से की तालियां अपने पास रखना भी गलत होता है, तो संजय शाह के हिस्से की तालियां ने वापस कर दी जाए एक बार। और हिंदुस्तान में हमेशा ऐसे ही होता है, कविता हम पढ़ रहे हैं ठंडाई वहां बांटी जा रही है। अब सोचो ब्राह्मण व्यक्ति बैठे मंच पर, क्या उनका भीतर ही हो और कुछ हो गया इनको तो मैं क्या जवाब दूँ इनके घर वालों को, लेकिन पूरे हिंदुस्तान
जी, मैं तो खुद देखो अग्रवाल समाज का, मुझे तो एक अग्रवाल का नंबर हॉट सीट पर लग गया अमिताभ बच्चन के सामने। पहले प्रश्न में उसने कहा मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूँ। अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफ लाइन? बोले फोन अ फ्रेंड। अमिताभ जी ने पूछा आप किससे बात करेंगे? अग्रवाल जी बोले मैं मित्र से बात करूँगा। मैंने फिर उसके मित्र को फोन किया, बोले जी नमस्कार, मैं हॉट सीट से बोल रहा हूँ, आपके मित्र रामलाल जी, आपके मित्र हमारे हॉट सीट पर बैठे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने फोन पे बात की, बोला जी आपके मित्र को फोन लगाए। बोला जी फोन तो गया बाढ़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने थे, अगर फोन नहीं उठा इसलिए मैं बोला कम से कम आपका तो उठाएगा। तो ऐसी स्थितियाँ भी हो जाती है। मैं हमारे गुड्डू शादीशुदा ही लग रहे हैं जी, 40-41 की गाड़ी है, जरा सा व्यवधान पैदा कर लियो, थोड़ा सा हटा लियो। मैं तो अपनी गाड़ी मेरे पास जानबूझ के लगाता हूँ ताकि लोगों को मेरी गाड़ी का नंबर याद हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो मैं गुड्डू शादीशुदा हमारे बैठे, गुड्डू भाई बहुत अच्छे कवि हैं, पूरे देश में जाते हैं। एक बार इन्हें बंगलोर से आमंत्रण मिला, बोले आप बंगलोर में आइए, काव्य पाठ कीजिए। ये अपनी पत्नी को ले गए बंगलोर में, बोले जी मैं पहली बार मौका मिला हवाई जहाज से यात्रा का, चलो पत्नी को भी ले जाते हैं। अच्छा, बंगलोर में वृंदावन गार्डन है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा गार्डन है। आजकल ना एक नई परंपरा शुरू हो गई, वहाँ वृंदावन गार्डन के गेट पर कुछ गाइड्स, लेडीज गाइड्स खड़ी होगी, बहुत सुंदर। वो कहती है जी हम आपको पूरा पार्क घुमाएंगे, 2 घंटे आपके साथ बिताएंगे, एक एक हिस्टोरिकल चीज इसके बारे में बताएंगे। गुड्डू भाई सीधे अपनी बात पे आके बोले वो सब तो ठीक है, बता पैसे कितने लेगी? बोली 5,000। बोली गुड्डू भाई बोले 5,000, इतने तो मुझे पूरे साल में नहीं मिलते। बोले मैं तो 500 रुपये दूंगा। उसने साफ मना कर दिया, बोले 500 रुपये में नहीं जा सकते। अच्छा, अगले तो बेचारे वापिस आके घूम घाम के खुद ही घूम गए, लेकिन गार्डन बहुत खूबसूरत था, गार्डन बहुत ही खूबसूरत था। अगले दिन इन्होंने सोचा चलो मैं पत्नी को दिखा दूं। पत्नी को लेके पहुंच गए भाई साहब, गेट पे जैसे पहुंचे पहले दिन वाली वही सुंदरी आ गई और गुड्डू की तरफ इशारा करके बोली, उनकी पत्नी की तरफ इशारा करके बोली 500 में तो ऐसी मिलेगी। तो कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है, एक बार जोरदार आप तालियां बजाते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा का संचार, सभी ने जिनको ठंडाई मिल गई है वो तो बजा ही सकते हैं, धीरे धीरे पहुंचेगी आपके पास। तो हमारे गुड्डू भाई हास्य के कवि हैं, बहुत बढ़िया। मैंने तो गुड्डू भाई से पूछा, मैंने कहा क्या 3 तलाक का क्या पंगा है? बोले पंगा कुछ नहीं, हमारी महिला एक बार में सुनती कहाँ है, इसलिए 3 बार बोलना पड़ता है, तलाक तलाक तलाक। मैंने एक सवाल और पूछा गुड्डू भाई से, मैंने गुड्डू भाई आपके यहाँ, अच्छा विधायक जी हमारे बीच पहुंच गए, मैं मन से अभिनंदन करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपके यहाँ 4 शादी कर सकते हैं आपके धर्म में? बोले हाँ कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा 5 बार नमाज पढ़ते हैं? बोले हाँ पढ़ते हैं। मैंने कहा इनका कोई आपस में संबंध है क्या? बोले भाई साहब मैंने तो कभी विचार ही नहीं किया। मैंने कहा मैं बताता हूँ उसका संबंध, आपको लगे कि वो संबंध बिल्कुल सही बताया। गुड्डू भाई को ताली बजाएंगे, आप सब भी हाथों को उठाइएगा कि 5 बार रोज ही नमाज अदा करनी है, 5 बार रोज ही नमाज अदा करनी है, हिदायत मिलती है ऐसी ही इमाम की। 5 बार रोज ही नमाज अदा करनी है, हिदायत मिलती है ऐसी ही इमाम की। घर से निकलकर आजादी न पाएंगे, इसलिए जरूरत पड़ी है लगाम की कि मस्जिद में तो है मनाही महिलाओं हेतु, उनकी न सोचेंगे तो देख इस्लाम की। एक तो नमाज अदा करते हैं खुद की ही, बाकी की जो 4 है वो बीवियों के नाम की, बाकी की जो 4 है वो बीवियों के नाम की। तो उन्होंने अपना बैलेंस बनाया हुआ है। और मैं कहता हूँ कि दिलों से नफरतों की खाइयां अब बांटनी होंगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, हमारा देश विविधताओं का देश है, लेकिन सभी एक दूसरे का आदर करते हैं। 4 पंक्तियां भाई गुड्डू शादीशुदा की भूमिका में पढ़ता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हमारे भाई हैं कि दिलों से नफरतों की खाइयां अब बांटनी होंगी, दिलों से
नफरतों की खाइयां अब पाटनी होंगी, धर्म की बेड़ियां पहनी हुई जो काटनी होंगी। खुशी तुमको मिले कैसे कभी नफरत के बदले में, अगर चाहत है खुशियों की तो खुशियां बांटनी होंगी, अगर चाहत है खुशियों की तो खुशियां बांटनी होंगी। गुड्डू शादीशुदा, जोरदार तालियां। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। बहनों भाइयों, मेरे प्यारे देशवासी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जानना चाहता हूं, क्या हकीकत में आप लोग हिंदुस्तानी हैं? यदि हैं तो आपने रसिक भाई साहब के लिए तालियां बजाई, संजय शाह के लिए तालियां बजाई, यहां तक कि मैडम के लिए भी तालियां बजाई। हमारे स्वागत में आपने तालियां क्यों? समझ आता हूं आप सब लोगों से, क्या है कि शादीशुदा कवि हूं और मोदी योगी जी की लहर ऐसी चढ़ी हुई कि मेरी आत्मा भी उनकी हो चुकी, इसलिए कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी निकल जाती। दोस्तों, शादीशुदा कवि हूं और मेरी आदत है कि जब तक जी भर के पत्नी से गालियां और आपसे तालियां ना सुन लो, बैटरी चार्ज नहीं होती, तो एक बार होना दोबारा तालियां बजा के मुझे ऊर्जा प्रदान करें। हमारे विधायक जी बैठे हुए यहाँ पे, उनका एक बहुत बड़ा मुकाम होता है, मैं चाहता हूँ उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बहुत से लोग देख रहा हूँ मैं जोड़े से आए हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, और जो घर छोड़ के आए हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि घर जाके भाभी जी के चरण स्पर्श जरूर कर लें। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं ऐसा रोज करता हूँ। और मेरी तो छोड़ो, ये विनोद भाई को साष्टांग प्रणाम करके निकलते हैं, क्योंकि भाई साहब डर बहुत बड़ी चीज हो। ये सत्य है कि हर इंसान के सबसे पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं, पर मेरा यह मानना है कि पत्नी को भी द्रोणाचार्य से कम ना समझे, क्योंकि भाई साहब पिछले 35 सालों में मेरी माँ मुझे चाय बनाना भी नहीं सिखा पाई, और अगले ने आते ही 3 दिन में बावर्ची बना दी। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। और मैं आपको बताऊं, वो एक शराबी बैठा रो रहा था, मैंने उससे पूछा भाई क्यों रो रहा था? बोला गुड्डू भाई मुझे एक बात बताओ, पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है। मैंने कहा आगे बता। बोला इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है कि शादी के कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक है। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं भाई साहब, मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि मेरी पत्नी में बड़ी गजब की क्वालिटी है, किसी न किसी में होती है, मेरी पत्नी में भी बड़ी गजब की क्वालिटी। मुझे कभी भी कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उनको नमस्कार करता हूं और उनसे निवेदन करते हुए सर झुका के ये कहता हूं कि मेरी सारी बातें काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वापस घर सही सलामत भी जाना है, इसलिए अपना पक्ष पहले रखो। मुझे कभी भी कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके हाव भाव से ही पता चल जाता है कि कौन सा त्योहार है और कैसे। एक दिन सुबह सुबह मेरी पत्नी ने मुझे दूध का गिलास थमाया, मैं बोला पत्नी से इतना प्रेम कहां से आया? बोली तुम हो देवता, तुमसे ही आती लक्ष्मी है। इतना कहते ही समझ गया आज नाग पंचमी है। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं भाई साहब। और मैं आपको बता दूं, मैं जब भी ससुराल में जाता हूं, मेरे सास ससुर हमेशा एक बात जरूर कहते हैं, जानबूझ के कहते हैं, मेरी बिटिया तो बिल्कुल गऊ है, मेरी बिटिया तो बिल्कुल गऊ है। अब समझ में आया वो अपनी बिटिया को गऊ इसलिए बताते ताकि सीधा सीधा मुझे सांड बता सके। ये दंश है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले अभी विनोद भाई से मेरी बात हुई, विनोद भाई ने मुझसे कहा यार पत्नी से इतना डरा मत करो, बिल्कुल तेज बन जाओ कड़क मिर्ची की तरह। मैंने विनोद भाई को अपनी व्यथा सुनाई। मैंने कहा विनोद भाई आप मेरी घरवाली को नहीं जानते कि वो कुछ
मेरी चेसिस तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं चाहता हूँ कि कुछ इसी हालत में जाऊँ, कम से कम घरवाली से पिटने से तो बच जाऊँ। अभी देख रहे होंगे आप, मेरे हाथ में एक पर्चा है, बड़ी देर से मैं इसको देख रहा था। क्या हुआ साहब, पिछले कवि सम्मेलन में मैंने ऐसे याद करने के लिए पर्चा निकाला तो सामान की लिस्ट निकल के आ गई, मैंने पढ़ भी दी। उन लोगों को पता चल गया मेरे घर में भेद क्या चल रहा है, इसलिए मैं देख लेता हूँ, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधा सीधा आपको एक छोटी सी रचना से जोड़ना चाहता हूँ। हमारे विधायक महोदय यहाँ पे विराजमान है, मैं उनका ध्यान चाहूंगा। मैं नाम किसी को नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक कवि हूँ, जो मन में होता वो कहता हूँ, हास्य की बात करता हूँ, होली का रंग है और सभी के लोगों को मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। वो भी इसलिए कि रुलाने के गम के ठिकाने बहुत हैं, देखो जिधर भी दीवाने बहुत हैं, हम तो आए ही हैं आपका दर्द लेने, वरना तो गम के ठिकाने बहुत हैं। तो हास्य की बात है, हास्य में करता हूँ, आपकी इजाजत चाहता हूँ। हमारे देश में एक राष्ट्रीय पप्पू है, अगर सब जानते हैं तो एक बार तालियां बजा दें, मुझे नाम नहीं। अच्छा, पप्पू जी को अचानक दुविधा हो गई कि उनकी शादी नहीं हो रही है, तो उन्होंने कुछ अपनी व्यथा बताई, 4 पंक्तियों में वही मैं आपको समर्पित करता हूँ कि ना ही अभिनेता बना, ना ही सही नेता बना, जाने किस्मत मुझे और क्या दिखाए। मम्मी के इशारों पे जो यूं ही चलता रहा तो बची कुची जो भी है जवानी बीत जाए। और धरनों पे बैठ जाना, गरीबों के साथ खाना, कब तक वैसे दाल रोटी चल पाएगी। और सोचता हूँ मोदी जी के चरणों में बैठ जाऊं, है यकीन कम से कम लुगाई मिल जाए। तो परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, पर उनको पता है जो ना खाते हैं ना खाने देते हैं, तो वो मुझे लुगाई कैसे दिलवाएंगे। तो अगला अपनी मम्मी जी के पास पहुंच गया और क्या कहता है, पप्पू बोला माँ बहुत हो गया, अब तो शादी करवा दो, मासूम जवानी जाने को है, सर पे सहरा बंधवा दो। माँ बोली थोड़ा रुक जा, अब आनंद लेना। और आपको पता होगा पिछले साल क्या क्या बातें पप्पू की रिलीज हुई थी, क्या किन किन भाषणों में वो अटके थे, क्या क्या चीजें मशहूर हुई थी, उन सभी चीजों का आनंद लेना और तालियां बजाना, इस उत्सव को मौसम में बदल देना। माँ बोली थोड़ा रुक जा, अच्छे दिन तो आने दे, मोदी जी ने किया है वादा पूरा तो हो जाने दे। जीरो खाता खुलवाया था, 15 लाख तो आने दे, और घर में आलू पड़े हैं उनको सोना तो बन जाने दे। ये भावनाएं होती है माता। अच्छा, पप्पू को लगा मां टालने की कोशिश कर रही है, तो पप्पू क्या कहता है, अब पॉइंट नोट करना कि पप्पू की क्या क्या बातें मशहूर हुई थी। पप्पू बोला क्या गलती हो गई, क्यों फिर से है टाल दिया, माँ तो गोत्र भी मालूम है, मैंने जनेऊ भी डाल दिया। माँ बोली क्यों ना टालूं, तू जाने क्या करवा देगा, खटिया डूबी में बैठा हूँ, वैसे आप सब समझदार हैं कि माँ बोली क्यों ना टालूं, तू जाने क्या करवा देगा, खटिया तो धुआ बैठा है, तंबू भी लुटवा देगा, बच्चों जैसा छोटी छोटी बातों पर अड़ जाता है, साइकिल पे बैठा नहीं जाता, हाथी पर चढ़ जाता है। साइकिल पे बैठा नहीं जाता, हाथी पर चढ़ जाता है, तेरे गणित के ज्ञान से अध्यापक भी सर खुजलाता है, 1 से 100 की गिनती में ये 35 करवाता है। कि उल्टा सीधा बोल के उल्टी भाषा ना सिखला दे, माँ का डांटना जायज है, कि उल्टा सीधा बोल के उल्टी भाषा ना सिखला दे तू, डर में रहती हूँ रफेल को राइफल ना बतला दे तू। अरे जाने कैसे छोड़ दिया सबका पारा चढ़ आया था, जब तू कुंभाराम के नाम पे कुंभकर्ण पढ़ आया था। कि गन्ने और घास की बहुत बढ़िया पंक्ति मैंने बनाई है कि ये काम सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कि गन्ने और घास की अभी तक तुझे सीख नहीं हो पाई है। माँ कहती है कि गन्ने और घास की अभी तक तुझे सीख नहीं हो पाई है, एक भी ढंग की मंचों पर स्पीच नहीं हो पाई है, तेरा भाषण सुन कर ही छवि बनाते रहते। इस पंक्ति में जी भर के तालियां मैं अपने साथियों से चाहूंगा और आप सबके भी साथ में चाहूंगा। अभी नहीं बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि तेरा भाषण सुन कर ही छवि बनाते रहते हैं, भाई साहब कि तेरा भाषण सुन कर ही छवि बनाते रहते हैं, तेरे
मैंने कहा कांग्रेस की स्थापना किसने की? बोला जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने की, लेकिन ये बता सकता हूँ इसका नाश कौन करेगा। बात पहुंची हो तो एक बता दिया हो जाए। मैं तो भाई साहब स्कूल में चला गया, मैंने पूछा एक पप्पू मिला, मैंने कहा बेटा तू हर साल पास कैसे होता है? बोला अंकल नकल चला के। मैंने कहा बेटा कभी पकड़ा नहीं गया? बोला अंकल पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, नकल हाथ पर लिखती है, जब चेकिंग करने वाले आते तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। तो एक साल वो पप्पू फेल हो गया। तो मैंने उससे पूछा बेटा इस साल तूने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मती खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए पप्पू फेल हो गए। तो यहाँ स्थितियां ऐसी हैं कि 1 मिनट में आप करोड़ों का लोन ले सकते हो। करोड़ों का लोन 1 मिनट में आप पास होता है और 1 मिनट में आप करोड़ों लगे निकल भी सकते हो। बात में हालांकि मैं पकड़ के लाया जाता है। विजय माल्या जी, अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास फोन आया, यकीन नहीं हो रहा होता है, वो डर अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। स्वतंत्र देश हो गया प्रभुत्व में दिशामयी, दिशा करार टल चली स्वतंत्र माभिमावयी। मुक्त मातृभूमि को नवीन मान चाहिए, नवीन मान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए।